नीलम की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। तब से वह सावन के महीने में अपने मायके आई थी। रक्षाबंधन पर अपने 2 छोटे भाइयों को राखी बांधने के बाद उसे अपनी ससुराल लौट जाना था। रक्षाबंधन 10 अगस्त को था। 3 अगस्त को जब वह घर में मां के साथ कामकाज में हाथ बंटा रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। वह काम छोड़कर कमरे में गई और मेज पर रखे मोबाइल को उठाकर देखा। फोन उसके पति बाबूराम का था। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। उसके हेलो कहते ही बाबूराम की आवाज सुनाई दी, नीलम, तुम दातागंज आ जाओ, मैं तुम्हें गोपाल सिद्ध का मेला दिखाकर लाऊंगा। नीलम ने बहाना बनाकर उसे टालना चाहा तो बाबूराम बोला, देखो नीलम, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बाबूराम ने अधिकार भरे शब्दों में अपनी बात कहकर जगह बता दी और फोन काट दिया। नीलम को बाबूराम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 3 महीने में वह उसे जितना जान पाई थी, उससे उसे लगता था कि बाबूराम उसे पसंद नहीं करता। लेकिन वह उसका पति था और जिद कर रहा था, इसलिए जाना उसकी मजबूरी थी। उसने अपनी मां को बताया और फिर अपनी छोटी बहन संगीता को साइकिल पर बैठा कर दातागंज चली गई। जब देर शाम होने पर भी नीलम संगीता के साथ वापस नहीं लौटी तो उसकी मां को चिंता हुई। मां ने यह बात अपने पति हरभजन को बताई तो उन्होंने नीलम और संगीता की खोजबीन शुरू की। नीलम की ससुराल में फोन करके पता किया तो वे दोनों वहां भी नहीं गई थीं। बाबूराम भी घर पर नहीं था। हरभजन का परिवार बदायूं जिले के थाना दातागंज क्षेत्र के गांव केशोपुर में रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं और 2 बेटे। जब 2 दिनों तक खोजबीन करने के बाद भी बेटियों का कोई सुराग नहीं मिला तो उसने थाना दातागंज में बाबूराम के विरुद्ध भादंवी की धारा 364 के तहत अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। बाबूराम के खिलाफ रिपोर्ट इसलिए लिखाई क्योंकि उसी ने फोन करके नीलम को दातागंज बुलाया था। दातागंज के थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बाबूराम के बरेली के थाना कैंट क्षेत्र के गांव भौवापुर स्थित घर पर दबिश दी तो वह घर पर नहीं मिला। इस पर विपिन कुमार ने बाबूराम के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगवा दिया। 9 अगस्त को विपिन कुमार को बाबूराम के धौलाघाट पुल पर होने की सूचना मिली तो वह पुलिस टीम के साथ वहां जा पहुंचे। बाबूराम वहां मिल गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई। थाने में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी नीलम और साली की उनके ही दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी और दोनों की लाशें ढका गांव में उसके मामा के गन्ने के खेत में पड़ी हैं। ढका गांव दातागंज से 40 किलोमीटर की दूरी पर था और जिला बरेली के थाना विशारतगंज क्षेत्र में आता था। थाना प्रभारी विपिन कुमार अपनी टीम के साथ उसे लेकर विशारतगंज गए। वहां से वह स्थानीय पुलिस के साथ ढका गांव पहुंचे। बाबूराम के मामा के खेत में खोजबीन की गई तो नीलम और संगीता की सड़ीगली लाशें कंकालनुमा हालत में मिली। पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई करके दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके बाद दातागंज पुलिस बाबूराम को लेकर थाने आ गई। थाने में पूछताछ के दौरान बाबूराम ने हत्या के पीछे की जो कहानी बताई, वह नाजायज रिश्ते को अपनी जिंदगी समझने वाले एक शख्स के खूनी खेल की कहानी थी, जिसमें उसका शिकार बनी उसकी जीवन संगिनी और निर्दोष साली। महानगर बरेली के थाना के क्षेत्र के गांव भौवापुर निवासी खंजनलाल किसान का सबसे छोटा बेटा था बाबूराम। पेशे से किसान हरभजन के पास 7 बीघा जमीन थी। उसी से उसके पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। बाबूराम ने इंटर तक पढ़ाई की थी। इसके बाद वह पिता के साथ खेती के काम में हाथ बंटाने लगा था। बाबूराम की ननिहाल बरेली के ढका गांव में थी। उसके मामा की 3 बेटियां थीं, जिनमें गीता, परिवर्तित नाम, सबसे बड़ी थी। 18 साल की गीता का यौवन खूब दमकता था। वह थी भी खूबसूरत। बाबूराम अक्सर अपने मामा के घर आता रहता था। गीता से उसकी खूब पटती थी। दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता था। बचपन से एक दूसरे के साथ खेले थे, इसलिए एक दूसरे से काफी घुले मिले हुए थे। जब दोनों जवान हुए तो बाबूराम को गीता की खूबसूरती कुछ अलग ही नजरिए से सुहाने लगी। रिश्ते की याद आती तो वह गीता पर से नजरें हटाने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिल उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता था। बाबूराम ने बहुत कोशिश की कि वह रिश्ते की मर्यादा बनाए रखे, लेकिन दिल के मामले में उसका वश नहीं चला। वह कोशिश करके हार गया। बाबूराम ने महसूस किया कि वह गीता को चाहने लगा है। उसके दीदार से उसके दिल को सुकून मिलता है और आंखों को ठंडक। गीता जब उसके साथ नहीं होती तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके बिना जीने की कल्पना करना भी बेईमानी है। लेकिन गीता का साथ पाने की उसकी इच्छा तभी पूरी हो सकती थी जब वह भी प्यार का जवाब प्यार से देती।
काफी सोच विचार के बाद बाबूराम ने फैसला किया कि वह गीता से अपने दिल की बात जरूर कहेगा। गीता की वजह से बाबूराम अधिकतर अपनी ननिहाल में ही पड़ा रहता था। बराबर उसके संपर्क में रहने के कारण गीता भी उसके आकर्षण में बंद सी गई थी। बाबूराम के साथ रहने पर उसे भी दुनियादारी की सुध नहीं रहती थी। एक दिन गीता अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी बाबूराम आ गया। वह मन ही मन ठान कर आया था कि गीता से अपने दिल की बात जरूर कहेगा। वह उसके पास बैठते हुए बोला, गीतू, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, बताओ, गीता ने उत्सुकता से पूछा। मुझे डर है कि तुम मेरी बात सुनकर नाराज न हो जाओ। पता तो चले ऐसी क्या बात है जिसे कहने से तुम इतना डर रहे हो। गीतू, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मेरे प्यार को स्वीकार करोगी? बाबूराम ने गीता का हाथ अपने हाथ में लेकर एक ही झटके में बोल दिया। क्या? सुनकर गीता चौंक पड़ी। उसे एकाएक अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। हाँ गीतू, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे बीच भाई बहन का रिश्ता है। गीतू, मैंने कभी भी तुम्हें बहन की नजर से नहीं देखा। मुझे अपने प्यार की भीख दे दो, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। हम समाज की नजर में भाई बहन हैं, जब लोगों को पता चलेगा तो वे हमें कभी एक नहीं होने देंगे। तुम किस किस से लड़ोगे? मुझे किसी की फिक्र नहीं है, बस तुम एक बार हाँ कह दो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं इस बारे में सोचने के बाद जवाब दूंगी, गीता ने उसे टालने के लिए कहा। ठीक है, कल सुबह मुझे बरेली जाना है, शाम तक लौट आऊंगा, तब तक तुम सोच लेना और मुझे अपना जवाब बता देना। कोशिश करना तुम्हारा जवाब मेरे हक में हो, कहकर बाबूराम कमरे से बाहर चला गया। रात को खाना खाने के बाद गीता जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके कानों में बाबूराम के शब्द गूंज रहे थे। उसने अपने दिल में झांकने की कोशिश की तो उसे लगा कि वह भी जाने अनजाने में बाबूराम से प्यार करती है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते के भय से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही है। अब जब बाबूराम प्यार की बात कर रहा है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। जिंदगी में सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता, ऐसे में वह बाबूराम के प्यार को क्यों ठुकराए? काफी सोच विचार कर उसने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। अगले दिन की सुबह गीता के लिए कुछ अलग ही थी। बाबूराम के प्यार में डूबी हुई वह खोई खोई सी थी, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उधर उस दिन गीता को बेसब्री से बाबूराम के लौटने का इंतजार था। बाबूराम रात को लगभग 9 बजे घर लौटा और घर के लोगों से मिलकर गीता के कमरे में आ गया। उसने आते ही गीता से पूछा, गीतू, जल्दी बताओ, तुमने क्या फैसला लिया? बाबू, मैंने रात भर काफी सोचा और फैसला लिया कि, गीता ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। यह देख बाबूराम के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह उत्सुकतावश गीता का हाथ पकड़कर बोला, बोलो गीतू, मेरी जिंदगी तुम्हारे फैसले पर ही टिकी है। तुम्हारे इस तरह चुप हो जाने से मेरा दिल बैठा जा रहा है। बाबूराम की हालत देखकर गीता एकाएक खिलखिला कर हंस पड़ी। उसे इस तरह हंसते देखकर बाबूराम ने उसकी ओर सवालिया निगाहों से देखा तो वह बोली, मेरा फैसला तुम्हारे हक में है। यह सुनकर बाबूराम खुशी से झूम उठा और उसने गीता को बाहों में भर लिया। गीता खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, अपने ऊपर काबू रखो, अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो कयामत आ जाएगी। हमारा प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या करूं गीतू, तुम्हारा फैसला सुनकर मैं पागल सा हो गया था। ठीक है, लेकिन लोगों की नजर में हम भाई बहन हैं, इसलिए वे हमारी शादी नहीं होने देंगे। हमारी शादी जरूर होगी और कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा, लेकिन यह तो बाद की बात है। वैसे हमारे बीच जो भाई बहन का रिश्ता है, यह एक तरह से अच्छा ही है, इससे हम पर कोई जल्दी शक नहीं करेगा। गीता भी बाबूराम की बात से सहमत हो गई और फिर उस दिन से दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों एक साथ घूमने और फिल्में देखने जाने लगे। बाबूराम और गीता मामा फूफा के बेटा बेटी होने की वजह से भाई बहन लगते थे। ऐसे में दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा था उसे प्यार नहीं कहा जा सकता। दोनों बालिग थे, इसलिए नासमझी भी नहीं। बहरहाल उनके बीच पक रही खिचड़ी की खुशबू बाहर पहुंची तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। धीरे धीरे यह खबर दोनों के घर वालों तक पहुंच गई। सच्चाई का पता लगते ही दोनों घरों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने एक साथ बैठकर दोनों को समझाया, रिश्ते की दुहाई दी, लेकिन उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि घर वालों के सामने दोनों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और एक दूसरे से न मिलने का वादा किया।
उस वादे को दोनों ने कुछ दिनों के लिए निभाया भी, लेकिन कुछ दिनों बाद वे दोनों फिर मिलने लगे। ऐसे में बाबूराम के पिता ने उसकी शादी करा देने का निर्णय लिया। शादी भी ऐसी की चट मंगनी पट ब्याह। भहुवापुर गांव के ही एक परिचित ने उन्हें बदायूं जिले के गांव केशोपुर निवासी हरभजन की बेटी नीलम के बारे में बताया। यह बताने वाला परिचित हरभजन का एक रिश्तेदार था। नीलम को घर में पूनम के नाम से बुलाते थे। वह दातागंज के चिरौंजी लाल इंटर कॉलेज में इंटर की छात्रा थी। नीलम बहुत ही सरल व शांत स्वभाव की युवती थी। वह बालिग हो चुकी थी, इसलिए उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी। जब नीलम के लिए बाबूराम का रिश्ता आया तो वह मना नहीं कर सका। उसके बाद सब कुछ इतना जल्दी तय हुआ कि उसे इतना वक्त नहीं मिला कि बाबूराम और उसके परिजनों के बारे में कुछ पता लगा सके। बाबूराम के घर वाले तो कुछ जानना ही नहीं चाहते थे। वह तो जल्द से जल्द उसकी शादी करके उसे बंधन में बांधना चाहते थे, जिससे वह गीता से सारे रिश्ते तोड़ दे। रिश्ता तय होने के बाद इसी साल 16 मई को दोनों का विवाह हो गया। नीलम मायके से विदा होकर अपनी ससुराल आ गई, लेकिन बाबूराम ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। बाबूराम पर तो गीता की दीवानगी छाई हुई थी। वह किसी हाल में उससे अलग होना नहीं चाहता था। वह अपनी शादी होने से तो नहीं रोक पाया, लेकिन शादी के बावजूद वह नीलम को अपनी जिंदगी की जीनत नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए वह उसके साथ बेरुखी से पेश आने लगा। वह बात बात पर उस पर चिल्ला पड़ता, उससे उल्टा सीधा बोलता। उसकी हरकतों से नीलम समझ गई कि वह उसे पसंद नहीं करता। जरूर उसने किसी मजबूरी के तहत उसने विवाह किया है। दूसरी ओर बाबूराम गीता से मिला तो उसने नाराजगी जताई और याद दिलाया कि उसने हमेशा उसी का रहने का वादा किया था। कोई भी उनके बीच नहीं आएगा। वह अपने वादे को कैसे भूल गया। इस पर बाबूराम ने उससे कहा कि वह अपने वादे को नहीं भूला है, उसके अलावा वह किसी और को अपनी जिंदगी नहीं बना सकता। लेकिन जब गीता ने नीलम को अपने रास्ते का रोड़ा बताया तो बाबूराम ने उसने कहा कि वह इस रोड़े को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। इसके बाद बाबूराम ने नीलम की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। सावन में जब नीलम अपने मायके आई तो बाबूराम ने अपनी साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने अपनी प्रेमिका के ही गांव और उसके पिता के खेत को ही नीलम का मृत्यु स्थल चुना। 3 अगस्त को बाबूराम ने नीलम को फोन करके कहा कि वह दातागंज आ जाए। वह उसको गोपाल सिद्ध का मेला दिखाने के लिए साथ ले जाएगा। नीलम ने आनाकानी की, लेकिन बाबूराम नहीं माना। नीलम को उस पर भरोसा पहले से ही नहीं था, इसलिए उसने अपनी बहन संगीता को साथ लिया और उसे साइकिल पर बैठा कर दातागंज पहुंच गई। वहां पहले से तय जगह पर बाबूराम उसे इंतजार करता मिला। वह दहेज में मिली बाइक से आया था। नीलम की साइकिल एक जगह खड़ी करवा कर बाबूराम दोनों बहनों को बाइक पर बैठाकर मेला दिखाने ले गया। जब शाम होने लगी तो वह उन दोनों को बाइक पर साथ लेकर दातागंज से 40 किलोमीटर दूर ढका गांव की ओर चल दिया। नीलम ने पूछा तो उसने कहा कि उसे जरा मामा से काम है। इस बहाने वह मामा व अन्य घर वालों से मिल लेगी। उसके इस जवाब से नीलम चुप हो गई। बाबूराम ने अपने मामा के गन्ने के खेत पर जाकर बाइक रोकी और नीलम को खेत दिखाने के बहाने साथ लेकर खेत के अंदर चला गया। नीलम उस वक्त सलवार कुर्ता पहने थी। उसने अपना दुपट्टा गले में लटका रखा था। खेत के अंदर जाकर बाबूराम ने उसी दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वह बेचारी चीख भी न सकी। इसके बाद वह खेत से निकलकर बाहर आया और संगीता से कहा कि उसकी बहन अंदर गिर गई है और उसके पैर में काफी चोट आई है। यह सुनकर संगीता उसके साथ खेत के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही बाबूराम ने पीछे से उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी। संगीता की हत्या करना बाबूराम की मजबूरी थी, क्योंकि अगर वह उसे नहीं मारता तो वह सब कुछ अपने घर वालों को बता देती। इस तरह संगीता बहन के साथ बेवजह मारी गई। दोनों बहनों की लाशों को वहीं पड़ा छोड़कर बाबूराम अपने मामा के घर आ गया। वहां उसने गीता को नीलम और संगीता की हत्या कर देने की बात बता दी। देर रात वह मामा के घर से निकलकर अपने घर पहुंचा। वहां उसे पता चला कि उसके ससुर हरभजन को पता है कि नीलम और संगीता उसके साथ गई थीं और वह उनके और उसके बारे में पूछ रहे थे। यह सुनकर बाबूराम को अपने पकड़े जाने का भय सताने लगा तो वह घर से फरार हो गया। लेकिन बाबूराम के गुनाह ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अंततः वह पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। थाना प्रभारी विपिन कुमार ने इस केस में भादंवी की धारा 302/201 और बढ़ा दी। प्राथमिक कानूनी कार्रवाई पूरी करके पुलिस ने बाबूराम को सीजेएम की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।